8 महीने 10 महीने थोड़ा बंजारा टाइप लाइफ के साथ देखा कि कैसे चलता है, कैसे होता है। उसको लंदन तक सेल किया। ओवरनाइट सक्सेस नहीं आता किसी भी स्टार्टअप में। हमारा खर्चा होता था पर डिलीवरी 24 रुपये, हमें लोग देते थे 12 रुपये। जैसे उस समय ऐसा था जब 1 लाख बैलेंस हुआ तो 100 से हम 9 हो गए। जिस दिन उसे सीखना बंद हो जाएगा ना, उस दिन वो चाहे आपका कॉम्पिटिटर छोटा हो बड़ा हो, आप नंबर 1 हो नंबर 2 हो, उसके लिए मैटर नहीं करोगे। हमने जब पहला वाला स्टार्टअप खोला था तब सेविंग के नाम पे 40,000 रुपये थे। दूसरा स्टार्टअप खोला था तो हम सबने 20-25 हज़ार रुपये लगाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यार बेला वीटा ऑर्गेनिक्स, सोल स्टोर और ओजीवा में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बिल्कुल ही अलग अलग ब्रांड्स हैं, पर क्या आपको पता है कि यार ये तीनों कंपनीज और भी कई सारे ब्रांड्स के लॉजिस्टिक्स पार्टनर पिकर है। तो आज हम पिकर के सीईओ गौरव का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको पिकर का आइडिया आया, क्या उनको इनिशियल प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने कंपनी को स्केल अप किया, कैसे वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अगर आप अपना ई कॉमर्स कंपनी खोलना चाहते हो कैसे वो आपको मदद कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करने के लिए। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू में। तो जल्दी से हम गौरव को वेलकम करते हैं और ये इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। वेलकम गौरव। तो पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि यार एक्चुअल में पिकर है क्या और वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? पिकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कोई भी सोचता है कि मैं ई कॉमर्स में सेल करूं, या जो ई कॉमर्स पर ऑलरेडी काम कर रहा है, कोई भी सेलर है, उसको अगर खुद का अपना ब्रांड बनाना है तो पिकर उसके लिए एक नेसेसिटी है। उसको बस खाली ऑर्डर जनरेट करने और उसके बाद वेयर हाउसिंग से लेके शिपिंग से लेके कम्युनिकेशन एंड टू एंड पूरा लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन पिकर मैनेज करेगा आपके लिए। तो मतलब मान लो जैसे मैं एक टी शर्ट ब्रांड खोलता हूँ, तो मैंने फैक्ट्री में आउटसोर्स करके टी शर्ट्स बना लिए, उसके बाद मुझे ऑर्डर्स फीड करने हैं पिकर सॉफ्टवेयर पे, और वो ऑर्डर्स डायरेक्टली वेयर हाउस से लेके फिर शिपिंग कलेक्शन सब कुछ पिकर मैनेज करेगा। हाँ जी, तो पिकर जो है ना, आपको पहले तो ये इंटेलिजेंस देगा कि आपको वेयर हाउस कहाँ कहाँ होने चाहिए, आपकी डिमांड कहाँ कहाँ से आती है। अगर आपकी ज़्यादा डिमांड साउथ से आती है तो आपको साउथ में वेयर हाउसिंग करनी चाहिए। आपकी डिमांड नॉर्थ ईस्ट और साउथ से मिक्स आती है तो उस मिक्स के हिसाब से आपको वेयर हाउसिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आपका वहाँ से ऑर्डर आएगा ना, तो अगर वो नॉर्थ से डिस्पैच होगा तो उसमें जो टैट होगा, डिलीवरी टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले ऑर्डर नॉर्थ ईस्ट से ही निकालोगे, साउथ वाले साउथ ईस्ट से निकालोगे, तो वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। कस्टमर्स को अमेजॉन टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, फिर उसके बाद पिकर जो ये भी सिलेक्ट करेगा कि कौन से कोरियर पार्टनर से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली आप प्राइस सेंसिटिव चलोगे, आप वैल्यू सेंसिटिव चलोगे। यार ये कोरियर पार्टनर इस पिन कोड पे बहुत अच्छा करता है और लास्ट 15 दिन से अच्छा कर रहा है, अगले 15 दिन में अच्छा नहीं कर रहा होगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो काइंड ऑफ पिकर आपको पूरे इकोसिस्टम के ऊपर एक टॉप लेयर देगा जो पूरी इंटेलिजेंस ऐड करते हुए ये इंश्योर करेगा कि आपका पार्सल बेस्ट सर्विस हो। और पूरा लॉजिस्टिक्स वाला एंड टू एंड आपको कुछ नहीं करना, आपको ना ऑर्डर पंच करने, ना आपको कुछ ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए भी डैशबोर्ड है। आपको बस अपना शॉप कनेक्ट करना है या अपना सिस्टम सेटअप इंटीग्रेट करना है पिकर के साथ, उसके बाद सारा मैजिक अपने आप हुआ। ठीक। तो अब बात ये आती है कि यार लोग जैसे कि आजकल बहुत ई कॉमर्स ब्रांड्स खोल रहे हैं, आपको ये आइडिया कैसे है कि यार हम पिकर जैसी चीज़ बनाते हैं? क्योंकि जैसे कि आपने बोला कोरियर कंपनीज तो ऑलरेडी पहले से काफ़ी थी, तो आपको ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? यार ऐसा था, जब हमने पिकर स्टार्ट किया था ना, तो हम खुद एक कोरियर कंपनी थे। हम लास्ट माइल डिलीवरी करते थे। हम लोग 1mg, स्नैपडील, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए उनके पार्सल उनके वेयर हाउस से उठाते थे और दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, मुंबई साइड में डिलीवरी करते थे। फिर हमें वो पूरा ऑपरेशंस प्ले था। फिर हमने फर्स्ट माइल प्ले करके देखा, हमने फिर ई कॉमर्स को डीप जाना। फिर हमें रियलाइज हुआ कि रादर देन हम ऑपरेशंस में खेलें, हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक बनाते हैं जो प्योर एफिशिएंसी गेम हो। इट्स लाइक वो जो सेइंग है ना कि आपको ऑयल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एफिशिएंट पाइपलाइन बनानी चाहिए जिससे वो ऑयल फ्लो हो, जहाँ आप उस ऑयल के मैट्रिक्स मतलब उस ऑयल के फ्लो से ही सारी एफिशिएंसी निकाल सको उस पाइपलाइन से। तो हमने पिकर उस तरीके से सोच के काफ़ी 3-4 साल मेहनत करके समझ के ग्राउंड पे हर चीज़ देख के इस प्रोडक्ट तक हम आए। और फिर हमने ये देखा कि 3 टाइप के कस्टमर हैं। एक है जो बहुत बड़े हैं, उनको उनके सिस्टम में एफिशिएंसी कैसे लाई जाए। एक है जो मैच्योर हो रहे हैं, वो मैच्योर से बहुत बड़े कैसे होंगे। एक है कि कोई भी सोचे कि कल मुझे कुछ ई कॉमर्स करना है, उनके लिए क्या किया जाए। तो हमने तीनों प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट लेवल सॉल्व करी और आज पिकर जो है तीनों के लिए अनेबलर है। और जो ई कॉमर्स में ग्रोथ हो रही है, वी टेक लॉट ऑफ प्रिविलेज कि D2C में ग्रोथ एनेबलमेंट पिकर जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आ रही है। अंडरस्टूड। तो अब थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं, जैसे कि आप IIT गुवाहाटी के ग्रेजुएट हैं और IIT करने के बाद ऑफकोर्स आपको काफ़ी बढ़िया जॉब भी मिली होगी, तो करियर सब बढ़िया चल रहा था। तो फिर
किस पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं अभी हमको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाली फील्ड में एंट्री मारना चाहिए, और फिर कैसे आप कॉन्फिडेंस लाए? क्योंकि लोगों को आइडिया यूजुअली आ जाता है बट वो पहले स्टेप में ही वो फंस जाते हैं, तो दोनों चीज़ कैसे आपने फिगर आउट किया? यार देखो, मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ था। मेरी जो 3rd ईयर में इंटर्न थी, 2nd ईयर में इंटर्न यूरोप में थी, तो पूरी रिसर्च इंटर्न थी। थर्ड ईयर की इंटर्न एक स्टार्टअप में थी अमागी, जो भी यूनिकॉर्न बन गया है। जब मैंने वो ज्वाइन किया था तो वहाँ 4-5 लोग थे। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि भाई स्टार्टअप में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था बैंगलोर में। फिर जब मैंने कॉलेज से जॉब ली थी तो मैंने कंसल्टिंग फर्म में ले ली थी। फिर हमने वहाँ पे देखा, 1 साल काम किया, फिर रियलाइज हुआ कि कुछ अपना ट्राई करते हैं। बैंगलोर में 2014-13 में बहुत इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था, नैसकॉम टाइप की चीज़ों से हम एक्सपोज हुए, जूम का, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स एमर्ज हो रहे थे उस समय। फिर हमें लगा कि हमें भी अपना कुछ करना चाहिए, और हम पे उस समय जो आइडिया था थोड़ा ऑफलाइन इंटरव्यू को ऑनलाइन इंटरव्यू में कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्ट था। हमने वो बनाया 1 साल जॉब के साथ, फिर वो लॉन्च किया। 8 महीने 10 महीने थोड़ा बंजारा टाइप लाइफ के साथ देखा कि कैसे चलता है, कैसे होता है। उसको लंदन तक सेल किया कि लंदन तक में हमारे वो प्लेटफॉर्म यूज हुआ। तो जैसे कि आपने बोला कि पिकर आपका पहला स्टार्टअप नहीं था, आपने एक स्टार्टअप पहले किया, वहाँ पे आपको उतनी सक्सेस नहीं मिली, बट आपने फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी की पिवट मारा। बट उसमें से जो पहले स्टार्टअप से आपको लर्निंग्स क्या मिली और क्या वो हेल्पफुल थी दूसरे जब आपने पिकर शुरू किया? हाँ, पहले स्टार्टअप से यार सबसे बड़ी लर्निंग ये मिली कि टीम बहुत स्ट्रांग बनानी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, कमिटेड होने चाहिए आप, तभी आपका स्टार्टअप चलेगा। और आपको एक टाइम लेके चलना पड़ेगा। ओवरनाइट सक्सेस नहीं आता किसी भी स्टार्टअप में। आपको थोड़ा, अगर हमने शायद पहले वाले स्टार्टअप के साथ पेशेंस रखा होता तो व्हाइट हेड जैसे प्रोडक्ट हम ही लॉन्च कर चुके होते 2013-14 में। बट वही है कि स्टार्टअप एक पेशेंस का गेम है, कमिटमेंट का गेम है, A+ टीम का गेम है। और आपको काइंड ऑफ सिर्फ फंडिंग भी तब उठानी चाहिए जब आप ग्रोथ स्टेज पे जा रहे हो, या आपके पास पूरी विजिबिलिटी हो कि आप उसका क्या करोगे, कैसे करोगे। आपके पास फंडिंग के लीवर्स हो कि आपको ये फंडिंग जो है कहाँ कहाँ पे आपको नीडल मूव करनी है अपने उसमें। आपका विजन स्ट्रांग हो कि आपको 10-12 महीने क्या करना है, या 4 साल क्या करना है, या 6 साल क्या करना है। कितना इन हो आप, या ऑल इन हो या नहीं हो, जैसे आप पोकर में बोलते हैं। तो मतलब ऑल इन जाओगे तब फिर सक्सेस तब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई है। और जैसे उसके आपने पिकर स्टार्ट किया, अब इनिशियली आपने क्या किया? जैसे कि आपको आइडिया लग गया था कि हमको जैसे कि ऑलरेडी डिलीवरी पार्टनर्स हैं बट उनको ऑप्टिमाइज करना है, बट क्या आपको पता था कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे? ये कहाँ से आपने फीडबैक लिया? क्योंकि आइडिया तो है बट मार्केट रिसर्च कैसे किया? वो इनिशियल जैसे कि फर्स्ट 100 डेज वाली जर्नी वो कैसे रही? क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं होता कि यार क्या। हमने तो सिंपल लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस खोली थी। हम सारी डिलीवरियां करते थे। हमारा खर्चा होता था पर डिलीवरी 24 रुपए, हमें लोग देते थे 12 रुपए। ठीक है, तो हमें तो PNL ही नहीं मैनेज हो रही थी हमारी ऑपरेशंस की। हम ऑलमोस्ट जीरो, मतलब 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस पे आ गए थे पहली फंडिंग के बाद। वो 1 लाख का बैंक बैलेंस हमने $1 मिलियन तक ग्रो किया बूटस्ट्रैप्ड उसमें। और मतलब उसके बाद इस साल हमने पैसे भी उठाए। तो वो ऐसा था कि बहुत ही बोल्ड स्टेप था कि हम लोग बिल्कुल फील्ड में गए। हमने सारी मार्केट रिसर्च लाइव देखी, करके देखी, पता चला कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। वेयर हाउसिंग में भी गए, वहाँ भी देखा कि ऑप्स लेना है नहीं लेना। तो ओवरऑल लर्निंग यही मिली कि ऑप्स कर करके हम सैस की तरफ आ गए कि अब हम केपेक्स नहीं करेंगे। हमने जो चीज़ खुद करके देखी है वो और लोग कैसे बेटर कर सकते हैं, उसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, डेटा का कितना रोल प्ले कर सकते हैं, कितनी इंटेलिजेंस ऐड कर सकते हैं पूरे इकोसिस्टम में, और ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। कि मतलब ओवरऑल हमारा विजन ये है कि अगर हम 8 साल बाद या 5 साल बाद ये देखें तो सब लोग अपना अपना मतलब स्वीट स्पॉट बना रहे होंगे ई कॉमर्स का। हम एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होंगे जो 4 मिनट में आपको आपका एक ई कॉमर्स स्टोर अनेबल कर देगा, और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी कैटेगरी पर फोकस करना है। मार्केटिंग, शॉप अनेबलमेंट, वेयर हाउसिंग, चेकआउट, फुलफिलमेंट, एंड टू एंड हर चीज जो भी एक ई कॉमर्स में होती है वो पूरी पिकर के थ्रू ड्राइव होगी। तो पिकर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या आप ऐसे बोल लो कि पिकर आपके लिए MS ऑफिस होगा ई कॉमर्स सेलर्स के लिए। ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने बताई कि जब आपने शुरू किया, आप पहली बात तो ग्राउंड में जाके अपने चीज़ें पता करी, चाहे वो डिलीवरी बॉयज़ के थ्रू हो या वेयर हाउसिंग के थ्रू हो, तो वहाँ से आपको अच्छा फीडबैक मिला। बट जैसे कि आपने बोला कि यार हम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमारा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए तक आ गया था, तो तब आपको लगा नहीं कि यार इज़ इट वर्थ इट कि हम इतना रिस्क ले रहे हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी है, हम अपना जॉब में भी बढ़िया कमा सकते हैं, हम इतना एफर्ट मार रहे हैं और मतलब हालत ऐसी हो रही है, तो कभी लगा कि क्विट करना है, या हमेशा था कि नहीं एंड में हम फिगर आउट कर ही लेंगे? लो फेजेस आपके ना आते रहेंगे। अब जैसे उस समय ऐसा था जब 1 लाख बैलेंस हुआ तो 100 से हम 9 हो गए, अगले दिन ही हो गए, विद इन 24 आवर्स 100 से 9 लोग हो गए थे हम।
हाँ, तो हम उन 9 लोगों ने 6 महीने 3 महीने कोई सैलरी नहीं ली, सबने बस ये फोकस किया कि करना क्या है करना क्या है। तो पहले हमने सेम मॉडल रखा, बट हमने ऑप्स कटा दिया पूरा। हाँ, मतलब पूरा ऑप्स वाइप आउट कर दिया एंड टू एंड। हमने कहा कि अब हम जो है ट्राई करेंगे दूसरों से ऑप्स कराने की, हम सिस्टम बनाएंगे उसके थ्रू। फिर हमें वहां पे कुछ सक्सेस रिजल्ट्स मिले, फिर हमने उस पर और कैपिटलाइज किया। तो थोड़ा स्लो चले हम उस 1 साल में, बट उस 1 साल ने हमें जो लर्निंग दी उसका फायदा हमें आज हो रहा है। वरना ये भी छोड़ देते हैं, फिर कभी कुछ और करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमेशा वो रहता है कि मतलब टाइम प्रॉपर नहीं दिया। जो हमें पहले स्टार्टअप से लर्निंग मिली थी ना कि गिव अप जल्दी नहीं मानना है, सो दैट कि बाद में रिग्रेट ना। हाँ। और जैसे कि आपका सबसे लो मोमेंट क्या रहा स्टार्टअप जर्नी में इतने बड़े में, और उसको फिर आपने कैसे कम बैक किया? क्योंकि अब आप आई थिंक 5-6 ईयर्स हो गए कंपनी चला रहे हैं, तो सबसे लो पॉइंट कब था? और फिर आप सबसे लो वाला पॉइंट यही था जब पैसे खत्म हो गए थे। दूसरा लो पॉइंट जब था कि एक टाइम था कि कंपनी में बहुत ही स्मूथ मतलब वैसा हो गया था कि एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल बिजनेस टाइप की कंपनी चल रही थी, इनोवेशंस नहीं हो रहे थे, टीम बिल्ड नहीं हो रही थी, सब लोग ऐसे थे कि क्या बड़ा करें क्या ना करें। फिर हमने हर टाइम वो फेज काउंटर किए, हर टाइम सबने ब्रेनस्टॉर्म किया। कोविड आया था, एकदम से जीरो पे हो गए थे, तो हमने कोविड के टाइम पे एक अच्छी चीज ये की थी कि हमने बहुत पॉजिटिव वे में लिया था कोविड को, बट हमने सोचा कि अब हम और हमारे कॉम्पिटिटर सब सेम डे 0 पे आ गए, तो अब हमें हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कवर अप करने का। हमने ये पॉजिटिव सेंटीमेंट लिया और फिर उसका रिजल्ट आया, नंबर 5 से नंबर 2 प्लेयर हो गए। अब जैसा कि आपने बोला कि नंबर 5 से नंबर 2 हो गए, और जब आपने शुरू किया है अभी इस फेज में भी कंपटीशन बहुत होगा, तो पिकर अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कैसे करता है? यार मतलब उसमें ना ऐसा होता है कि हम लोगों ने, हमारी जर्नी ना बहुत इनोवेशन बेस्ड रही है, फाइनेंशियल जर्नी नहीं रही, क्योंकि हम पे ज्यादा पैसे हमने उठाए नहीं थे। बहुत आइट्रेशन किए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आइट्रेशन किए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नॉर्थ साउथ पैसे फेंकने वाला से। और अब भी जब हमने फंडिंग भी उठाई तब हम उसे भी कैपिटल एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं। हम अपना 4 से 5 साल का विजन लेके चल रहे हैं, हमें पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। ये इकोसिस्टम है, इसमें हम लोग कितना रोल प्ले कर रहे हैं और इस इकोसिस्टम को कितना ग्रैब कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि दो आपका कॉम्पिटिटर इतना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ से एम्प्लॉयज या फंडिंग रेस्ड, फिर भी आप काफी जबरदस्त ग्रोथ कर पा रहे हैं। बट जब नॉर्मल इंसान होता है वो देखता है कि यार उसके पास बहुत पैसा है, उस कंपनी का पैसा होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो आप खुद प्लस टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अपने रिसोर्सेज में हम कैसे मार्केट को और तेजी से ग्रो करेंगे? वो मेंटालिटी कैसे आती है? मतलब उसमें वैसा है कि यार देखो, टीम वाली बात जहाँ पे आती है ना, पिकर में शुरू से ही टीम बहुत स्ट्रांग रही है, तो वी हैव ऑलवेज हैड A+ टैलेंट, और लोग जो है ना बहुत कम्पीट करते हैं। और लोग यहाँ पे सही में आज भी 6.5 साल में भी जो हर बंदा रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। जिस दिन उसे सीखना बंद हो जाएगा ना, उस दिन वो चाहे आपका कॉम्पिटिटर छोटा हो बड़ा हो, आप नंबर 1 हो नंबर 2 हो, उसके लिए मैटर नहीं करोगे। दूसरी चीज, लोग ये देखते हैं कि कंपनी किस तरफ बढ़ रही है, उन्हें किस टाइप की चीजें वो कर रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं। तो वो जो सीखने वाला पार्ट है ना, वो पिकर में हमेशा से था। कभी ब्यूरोक्रेसी नहीं आई, पॉलिटिक्स नहीं आई, ऑलवेज मतलब मेट्रिक ड्रिवन चीजें हुई हैं। लोग इनोवेट कर पाते हैं, उन पे डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। और दूसरा सब में वो मतलब आप कह लो कि वो एक विजन होता है कि हम नंबर 1 कैसे बनेंगे। हम अगर आज डिफरेंशिएशन 25% है तो इसको 60% डिफरेंशिएशन तक कैसे ले जाएंगे। सब बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम करते हैं। और एक चीज हम बहुत प्रमोट करते हैं पिकर में, डोंट हेजिटेट टू फेल। जो है आइडिया है, ट्राई करो, फेल हो जाओ, जल्दी फेल हो जाओ और आगे बढ़ो। तो अभी जैसे कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछा, आपने एक चीज पे फोकस किया कि यार पिकर की A+ टीम है। तो अब जब एक अर्ली स्टार्टअप फाउंडर होता है, उसको ना टीम बनाने में बहुत दिक्कत होती है। एक तो है कि आपके पास पैसे हो तो आपने हाई सैलरी में अच्छे एम्प्लॉयज ले लिए, बट अगर नहीं हो, शुरुआत में सबके पास उतने फंडिंग या पैसे नहीं होते, तब आप A+ टीम, पहली बात मेंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, फिर उनको अट्रैक्ट कैसे करते हो अपने कंपनी या स्टार्टअप को ज्वाइन करने के लिए जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है? तो हमने जब पहला वाला स्टार्टअप खोला था तब सेविंग के नाम पे 40,000 रुपए थे। दूसरा स्टार्टअप खोला था तो हम सबने 20-25,000 रुपए लगाए थे। तो पैसे वाली वजह से टीम नहीं बनी थी। टीम ऐसे बनी थी कि हमने लोगों को अपना विजन सेल किया था कि यार आपको थोड़ा परसेवरेंस रखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको डे 0 वाली कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें पर्क्स लेट आएंगे बट रिजल्ट आएंगे। तो वही हाई रिस्क हाई रिटर्न सेल करना होता है। अगर आप वो अच्छा सेल कर पाते हो, लोग बिलीव करते हैं, तो लोग आपको ज्वाइन भी करते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अभी इतना ज्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बन रहा है कि लोग मिलियनेयर बन रहे हैं, बिलियनियर्स भी बन रहे हैं, कितने सारे एग्जिट्स हो रही हैं, कितनी चीजें हो रही हैं। तो कई लोग सोचते हैं अपने मनी में कि मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसी जगह है जहां मैं रिलेट कर सकूं विजन से। तो बस वो आपको कनेक्ट ढूंढना होता है, वो टफ होता है
उसका कोई ऐसा भी नहीं कि राइट और रॉन्ग आंसर भी नहीं होता, बट जनरली आपको विजन बहुत स्ट्रॉन्ग सेल करना होगा और खुद भी बिलीव करना होगा और सामने वाले को बिलीव करना होगा। और 6.5 साल से ना ऑलमोस्ट मैं तो ये फील करता हूँ हर किसी को वही सेल कर रहा हूँ। आज भी हर कस्टमर को भी सेल करना पड़ता है, इन्वेस्टर को भी, हर कैंडिडेट को भी जिससे भी बात होती है। और जो लोग विजन में बिलीव करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं और उनका एट्रिशन भी नहीं होता। और अभी जैसे कि आपने फंडिंग उठाई, तो बहुत एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं कि यार फंडिंग रेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं या बहुत रिजेक्शंस फेस करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ या क्योंकि आपने विजन में क्लैरिटी आ गई थी तो इजीली फिर फंडिंग मिलने लगी? यार देखो, रिजेक्शन इसमें हमेशा होगा और इसमें रिजेक्शन ना एक्चुअली बहुत फायदे की चीज होती है। आरओआई उसका पॉजिटिव निकलता है एंड ऑफ द डे। देखो, ना किसी वीसी फंड को गारंटी होती है कि वो जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं वो फेल होगा या सक्सेस होगा, प्रोबेबिलिटी होती है उनपे, तो वो सब एक एरर लेके चलते हैं। ऐसे ही आप भी कहीं रिजेक्ट होते हो, हम सब होते हैं, मतलब ऐसा कोई फंड नहीं है, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जो ऐसे रिजेक्ट नहीं होता होगा। उससे आपको लर्निंग मिलती है कि क्या क्या व्यू पॉइंट था। आप 10 लोगों से बात करते हो, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा आपको भी और पता चलता है, नेटवर्क बनता है। हो सकता है आज वो आप में नहीं डाल रहा, 2 राउंड बाद डाल दे, क्योंकि बहुत सारे फंड स्टेज एग्नोस्टिक भी होते हैं। तो इट्स बेटर कि मतलब आप इस डोमेन में कनेक्टेड हो लोगों से, और ऐसा नहीं कि आप उनसे आज ही एक्सपेक्ट करो कि वो आज ही आपको फंड कर दें। नेटवर्क बनाओ, उनसे सीखो, उनसे हेल्प लो। उन लोगों ने हजारों स्टार्टअप से उनकी पिच लेते हैं, वो आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो शायद आपको बहुत लेट पता चले। मैं तो ऐसा देखता हूँ कि यार 2 चीजें हैं। एक तो ऐसे फंड से पैसा उठाओ जो आपके विजन में कुछ नीडल मूव कर रहा हो, ठीक है, खाली पैसे के लिए पैसा मत उठाओ। दूसरा कि जो भी फंड्स ऐड करो उनके साथ कनेक्ट फील करो और एक हमेशा आगे की पाइपलाइन बना के चलो। आज एक फंड रेज हो गया तो उसके साथ आपकी नेक्स्ट फंड रेज की पाइपलाइन होनी चाहिए कि ये फंड्स हैं जो मेरे हॉट हैं नेक्स्ट, उसके लिए भी। फिर ऐसे ही साइकिल को चलाते रहो और एंगेज हमेशा रखो वीसीज के साथ। आपको कभी भी विंटर आ सकता है, कभी भी किसी स्टार्टअप के लिए, तो पैसा जरूरी हो जाता है, खासकर ग्रोथ फेज में। और जैसे कि आपने बोला कि विंटर आ जाता है, मान लो कोविड आ गया या पैंडेमिक आ गया जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें फिर कैसे आप मोटिवेट करते हो एक तो टीम को, और फिर इन्वेस्टर्स को भी कैसे बोलते हो कि नहीं थोड़ा टाइम लगेगा बट विल फिगर आउट? ये चीज आपको जज करनी चाहिए जब आप इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड कर रहे हो। टीम के साथ भी सेम चीज होती है कि आपको ऐसे ही लोग हमेशा स्टार्टअप में ऑनबोर्ड करने चाहिए जो लो फेजेस में साथ हो। हालांकि आपको मेजोरिटी ऐसे नहीं मिलेंगे, बट स्टिल देयर आर सम फोक्स जिन पे आप काउंट कर सकते हो कि ये लोग 6 महीने विदाउट सैलरी चल सकते हैं। जैसे वीसी पूछता है कि तुम विदाउट सेल्स कितने महीने चल सकते हो, तुम पे रनवे कितना है। ऐसे ही आपकी टीम भी आपसे एक्सपेक्ट करती है, आप भी अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो। पिकर काफ़ी बड़ा बिजनेस बन गया है, शुरुआत आपने छोटी करी थी, बट ये जैसे वीडियो एक यंगस्टर देखता है कोई टियर 2 टियर 3 टाउन से, एंड मे बी वो टॉप के कॉलेज में ना पढ़ा हो या उसके पास बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ ना हो या फंडिंग ना हो, वो सोचता है कि यार क्योंकि स्टार्टअप का दौर है उसके पास आइडिया आता है, तो वो कैसे स्टेप ले सकता है, वो कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है? आजकल ना इकोसिस्टम बहुत बन गया है। तो पहली बात तो कॉलेज इतना मैटर नहीं करता कि टियर 1 हो टियर 2, आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी गट स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए उस आइडिया पे। ऐसे नहीं कि बस आपने दुनिया को देख के कर लिया। अगर आप बिलीफ रखते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अनेबलमेंट बहुत है आजकल, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स इतने सारे खुल गए हैं। अगर आपका आइडिया स्ट्रांग है तो आपको वहाँ एंट्री मिलेगी, वहाँ पे आप दूसरों से भी सीखोगे, थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। एंड अगर आपका आइडिया थोड़ा भी MVP स्टेज तक आता है तो फंडिंग आज की डेट में मार्केट में गुड सिचुएशन टू बी हैव। तो बेसिकली अगर खुद में हिम्मत है, जज्बा है और आइडिया और एग्जीक्यूशन दोनों में बट कमिटमेंट के साथ और परसेवरेंस के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात बिलियनियर नहीं बनोगे, और ना ऐसा होना चाहिए कि बस इसने कुछ करा तो मैं भी कुछ करता हूँ। और जैसे कि आप बहुत बार बोले कि पिकर का विजन ऐसा है, तो एक्चुअल में पिकर का क्या विजन है? से 2 इयर्स या 5 इयर्स में एक्चुअल क्या पिकर अचीव करना चाहते हैं? 2 to 3 इयर्स में ना हम ये अचीव करना चाहते हैं कि ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस जो है ना वो सारे, मतलब उसमें हम अपना मेजॉरिटी शेयर बनाए ऑन चेकआउट, कि जितने भी चेकआउट्स हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑन, स्पेशली ऑन द D2C फ्रंट हमारे थ्रू हो। नेक्स्ट डे डिलीवरी नेटवर्क फॉर आउटसाइड Amazon, Flipkart काइंड ऑफ सेलर्स इकोसिस्टम, उसमें पिकर का मेजॉरिटी शेयर हो। 3 साल बाद आई वुड से पिकर वुड बी अ बैच, जहां पे भी जिस भी xyz.com पे आपको बैच दिखेगा पिकर एनेबल्ड का, वो प्रोडक्ट आपको फास्टेस्ट डिलीवर होगा इन आवर्स। एक तो ये विजन है। इससे ब्रॉडर विजन 5 to 6 इयर्स डाउन द लाइन ये कि
3 से 4 मिनट में आपका ई कॉमर्स स्टोर लाइव चला जाएगा। आपका ई कॉमर्स का हर सर्विस आप एक्सेस कर पाओगे और बिल्कुल ई कॉमर्स ऐसा हो जाएगा, विल बिकम अ गेम ऑफ कैटेगरी एंड कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन और मार्केटिंग का गेम रह जाएगा सेलर्स के लिए, बाकी सब पिक करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने बोली कि आप Amazon लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि Amazon प्राइम एक दिन में डिलीवर कर देता है, बट एक्चुअल में आप कैसे कर पाते हैं? Amazon जो है उसका चेकआउट देखो, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको इन्वेंटरी वाइज ETD मिलती है, मतलब एक डेट मिलती है कि ये पार्सल आपको इतने दिन में ही मिल सकता है, 1 दिन में, या आपको 3 दिन में या 5 दिन में ही मिल सकता है। आपको हर तरीके की पूरी क्लैरिटी मिलती है एंड टू एंड। हम क्या करते हैं, हम अपने सेलर्स का डिमांड देखते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि वेयर हाउस आपको ईस्ट में खोलना चाहिए, करना चाहिए, तो अभी हमने ना 15 वेयर हाउस बना रखे हैं डिफरेंट जगह पे, जो इंडिया की डिफरेंट जोग्राफीज में, जैसे गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, आपका बैंगलोर में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, इनफैक्ट यहाँ लुधियाना में भी है, गुड़गांव में है, मानेसर में है। तो हमें कुछ लोकेशंस देखिए जहाँ से हम ये देख पाते हैं कि जो क्लाइंट हमारे वेयर हाउसिंग को ले रहे हैं उनका 75 to 80% नेक्स्ट डे डिलीवर हो ही जाए। बट ये नंबर हमारा 80-85 तक भी जाएगा, 95-90 तक भी जाएगा। तो हम उसके अराउंड प्लान कर रहे हैं कि हम ये वेयर हाउसिंग का ऐसा नेटवर्क, क्योंकि हम इसमें केपेक्स तो लगा नहीं रहे, जो इंडिया में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर एक टेक लेयर बना रहे हैं, उसके ऊपर एक इंटेलिजेंस लेयर बना रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। तो जब आपके पैसे नहीं लग रहे, आप खाली एफिशिएंसी ड्राइव कर रहे हो थ्रू अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो आप और ज्यादा इसे स्केल कर सकते हो। जैसे उबर ने किया, जैसे ओला ने किया, कि आपको जरूरत नहीं है कैब्स खरीदने की, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक लेयर बना सकते हो एफिशिएंसी की। यही चीज हम वहां करके, तो हम इससे टैग कम कर रहे हैं। 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, आप उसे 1 डे 2 डे डिलीवरी और बोलो, 4 घंटे से 40 घंटे 48 घंटे तक की डिलीवरी हम अनेबल करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद दोनों टाइप के ऑप्शन रख रहे हैं कि अगर आपको स्लो भी चाहिए तो आपको जिस वेयर हाउस से सेलर आज ऑपरेट करता है वहां से भी आ जाएगा, और सेलर की इन्वेंट्री भी ज्यादा स्टक ना हो, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट डालने लग जाती है। और ये इसका पूरा चेकआउट से लेके एंड डिलीवरी तक का एंड टू एंड एनेबलमेंट हम बना रहे हैं। तो गौरव, जैसे कि ये मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, और पिकर के क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, क्या उनके मेन यूएसपीज हैं? सर्विस और इंटेलिजेंस, जो हमारी प्रूवन भी हैं, और इसकी वजह से हमारा 400-500% का रिटेंशन भी है 24 महीने तक सेलर्स में। और इसमें कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी निकल के आई हैं। 30+ ऐसे ब्रांड्स निकल के आए हैं जो आए थे 2-4 ऑर्डर, जिन्होंने सोचा था ई कॉमर्स में कुछ करते हैं, और आज वो एक SME बन गए हैं, एस्टैब्लिश्ड SME। कुछ एक बड़े ब्रांड लाइक बेला वीटा, जो कभी जब हम पे आया था 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर टाइप का मंथली वॉल्यूम था, और आज वो 50,000+ मंथली वॉल्यूम्स कर रहा है। तो हमने पूरी जर्नी अनेबल की है, एंड दिस गिव्स अस लॉट ऑफ प्राइड एंड वैलिडेशन कि हम जो कर रहे हैं उसे सही डायरेक्शन में और बेटर करेंगे। तो हम आज जो ये 50 की सक्सेस स्टोरी है, कल ये 500 की होगी, और मे बी 1 ईयर डाउन द लाइन ये 50,000 की होगी। क्योंकि जो ई कॉमर्स में ग्रोथ भी हो रही है ना, नॉन Amazon, नॉन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स के अलावा, वो 50% हो रही है। वो 50% ग्रोथ के मेन एनेबलर हमारा प्रोडक्ट बन जाए, हमारा यही फोकस है, और इसी चीज पे हम एक प्रीमियम पे सर्व कर पाए, ये हमारी एक यूएसपी है। और जैसे कि पैंडेमिक आया तो बहुत सारे बिजनेसेस को काफी ज्यादा नुकसान हुए, बंद भी हो गए, तो पैंडेमिक ने आपको कैसे इफेक्ट किया, और फिर आपने पैंडेमिक में कैसे कम बैक किया? पहले तो पैंडेमिक आया तो कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कब खुलेगा, सब बंद, सारे पार्सल स्टक हो गए। आप ऐसे सोचो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ई कॉमर्स सेलर हो, कुछ भी हो, तो आपके सारे शिपमेंट अटक गए, ठीक है, आपकी वर्किंग कैपिटल फंस गई, और आपको उसकी कोई क्लैरिटी भी नहीं क्या होगा। तो वो एक बहुत ही गंदा टाइम था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब इन जनरल पूरी दुनिया में नेगेटिविटी ही आई थी उससे, और कोई क्लैरिटी किसी को भी नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने पहला स्टेप तो ये लिया कि यार हम किसी कंपनी में कोई भी बंदे ना फायर होना चाहिए, ना उसकी सैलरी कट होनी चाहिए। सैलरी कट अगर लेनी भी है तो टॉप मैनेजमेंट लेगी, मीडियम से लेके एंड तक कोई भी क्या नाम है एम्प्लॉय पे नहीं जाएगी। पहली ये चीज। दूसरी चीज हमने इंश्योर करी कि अब हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि बिजनेस तो चल नहीं रहा है। पहले अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ। तो उसमें हमने सोचा कि अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ उस पे आ गए, स्टार्टिंग लाइन पे आ गए हैं, तो रेस दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो इस मौके को कैपिटलाइज किया जाए, इस मौके पे और चीजें बनाई जाए, इस मौके पे थोड़ा काम एक्स्ट्रा किया जाए। तो हमने वो एक अच्छा स्टेप लिया।
फिर उसके बाद हमने सेलर्स को जो है ये इंश्योर किया कि हम क्रेडिबल हैं, हम आपका वर्किंग कैपिटल नहीं स्टक होने देंगे, हम आपका एक शिपमेंट क्लियर कराएंगे। हमने सेलर्स के लिए अलग से जाके टाई अप कर करके लोकल ट्रांसपोर्टर से उनकी शिपमेंट क्लियर करवाए, कोरियर कंपनी के साथ जीरो सम गेम पे रिकंसिलेशन करवाई और एंड में सेलर्स के जितने भी पैसे स्टक थे पूरे रिकवर करवाए। उल्टा इसमें कुछ सेलर जो बंद भी हो गए उनका एक स्मूथ क्लोजर कि वो बंद हो मिनिमल लायबिलिटीज के साथ, उस तक जाके हमने एक्स्ट्रा माइल स्टेप्स लिए और हमें सेलर का डीएनए भी समझ में आया कि सेलर के साथ क्या चैलेंजेस होते हैं एंड दैट हेल्प्ड अस स्केल एज वेल। तो वही पैंडेमिक को आपने एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके स्केल किया इवेंचुअली। हाँ, पैंडेमिक ने डिजिटलाइजेशन को तो बूम दिया, बट हाँ इवेंचुअली ये था कि जो उसमें अनसर्टेनिटीज थी उसमें दो चीजें करी कि हमने सेलर की प्रॉब्लम्स बहुत डीप सॉल्व करी, सेलर के साथ क्रेडिबिलिटी बनाई और खुद भी एज अ टीम हमें क्या नाम है डे टू डे हैसल छोड़ के एक पूरा फोकस करके रोड मैप बनाने का टाइम मिला। गौरव, अभी जैसे कि इंटरव्यू बहुत टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लोग भी देखेंगे, तो एक जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है या जो पहली बार अपना स्टार्टअप खोल रहा है उसको आप क्या आपकी टॉप एडवाइस होगी? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिव अप नहीं मारना है इजीली, थोड़ा परसेवरेंस दिखाना है। दूसरा, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, मतलब इवेंचुअली वन मैन आर्मी कभी सॉल्व नहीं करेगी आपके आइडिया को, कभी सक्सेस तक नहीं ले जाएगा। तीसरा, आपके पास फेलियर का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप 10 चीज करोगे, 8 फेल होंगी, 2 चलेंगे, वो 2 स्केल करनी चाहिए आपको। यही 3 मेरी एडवाइस रहेंगी, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रही एंड आई होप सबके लिए रहेंगी। और अगला क्वेश्चन है कि आजकल इतने सारे स्टार्टअप से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, बट 3 ऐसी कोई बुक्स या मूवीज जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्पफुल हो? यार मैंने ना ज़्यादा नहीं किया, बट जिन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ था वो एक लीन स्टार्टअप बुक थी एरिक रीस की, इंट्यूट से। फिर उसके बाद एक मूवी थी सोशल नेटवर्क और एक मूवी थी स्टीव जॉब्स वाली, ये देखी थी। इनसे मतलब ऐसा था कि अच्छा लगता था देख के कि कैसे होती है, ओवरनाइट नहीं होती चीज़ें और सही चीज़ सही टाइम इम्प्लीमेंट होती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरव्यू गौरव के साथ, जिसमें उन्होंने पूरी पिकर की स्टोरी तो बताई, प्लस उन्होंने ये बताया कि कैसे हर कोई इंसान अगर उनमें फोकस हो, परसिस्टेंट हो और अच्छा आइडिया और एग्जीक्यूशन में फोकस करे, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे कि पिकर आज पूरे देश भर में ई कॉमर्स ब्रांड्स को इनेबल कर रहा है, तो अगर आप ई कॉमर्स के फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं तो पिकर को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस इंटरव्यू से तो आपको काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला ही होगा। होपफुली आगे जाके आप भी अपना स्टार्टअप जल्द शुरू करेंगे। और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। आगे हम ऐसे इंटरव्यू आपके लिए लेके आएंगे और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, घंटा भी दबा देना। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए स्टार्टअप फाउंडर के इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद और थैंक यू गौरव अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स एवरीवन।